गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। आज का जो अपना टॉपिक होगा वही सेकंड ईयर के लिए हम लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे। इससे आगे जो भी कुछ छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं हमारे पास, उनके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। हर परिभाषा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आगे जाके हमारे को डेरिवेशंस में काम आएंगे। तो इन पॉइंट्स को हमारे को देखना है थोड़ा ध्यान से। देखो यहाँ सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के लिए मैंने उस टाइम बताया था कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो u1, u2 और u3 इस तरीके से होंगे कि ऐसा निर्देश तंत्र है जिसके निर्देशांक u1, u2, u3 के रूप में होते हैं, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र कहलाता था। ये बात मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताई है। देखो यहाँ जो इसका स्थिति सदिश होता है उस r वेक्टर वो इन निर्देशांकों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि निर्देशांकों का एक फलन होता है। ये बात अपने वहां पढ़ चुके थे लास्ट में। और देखो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दिया था शायद वहां, और मैंने ये कहा था कि आंशिक अवकलन करने पर जैसे ही इसका आपने आंशिक अवकलन करने पर जैसे इसका आंशिक अवकलन किया तो आपके पास आ गया था कि dr वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन डेल u1 इंटू du1 प्लस डेल r अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 du3। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि हमने यहाँ तक जो बातें थी वो पढ़ चुके थे, और इसको इक्वेशन नंबर मैंने शायद सेकंड बोला था। अब देखो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला जो टॉपिक अपने पास आता है वो है आधार सदिश। पहला टॉपिक क्या है? आधार सदिश। देखो भाई किसे कहते हैं हम आधार सदिश, क्या होता है? आधार सदिश का मतलब होता है कि जो स्थिति सदिश है, क्या है? स्थिति सदिश R, उस स्थिति सदिश का निर्देशांकों के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो स्थिति सदिश R का निर्देशांकों के सापेक्ष, जैसे कि निर्देशांक ये है, इस निर्देशांकों के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल अपॉन डेल, तो आंशिक अवकलन हो गया, वो क्या कहलाता है? आधार सदिश। मतलब एक ऐसा सदिश जो स्थिति सदिश किसी भी निर्देश तंत्र के लिए उसके स्थिति सदिश का निर्देशांकों के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? आधार सदिश। आधार सदिश को b वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? b वेक्टर से। तो आपके पास जाएगा शायद कि b1 वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन में डेल u1। दूसरे के लिए लेके आए हम तो b2 वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन में डेल u2, और तीसरे के लिए लिखे तो कि b3 वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन में डेल u3। कोई दिक्कत है? पहले के लिए लिख दिया, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए यहाँ तीसरे के लिए लिख दिया। इन तीनों को मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया। समीकरण कितना आ गया? ये 3। अब देखो अगर हम इन तीनों को एक साथ लिखना चाहूं मैं, तो मैं कह देता हूं कि व्यापक रूप में लिखने पर जैसे ही आपने इसको व्यापक रूप में लिखा तो आपके पास आ जाएगा शायद कि bi वेक्टर इक्वल टू, यहां देखो डेल r अपॉन में 1 2 3 चल रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल ui, जिसे हम समीकरण 4 बोल देंगे। और हम कह सकते हैं कि यहाँ जहां i बराबर 1 2 3, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 1 ये आ जाएगा, अगर आपने 2 पुट किया 2 2 ये आ जाएगा, और अगर आपने 3 पुट किया तो 3 3, बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहां तक हमारे को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। इन समीकरणों को हम क्या कर चुके हैं? व्यापक रूप में लिख चुके हैं। हम क्या करें, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ समीकरण 3 में जो b1 b2 b3 है ये वैल्यू हम उठा के समीकरण 2 में रख दे। तो हम देखो क्या करते हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से जैसे ही समीकरण 2 और समीकरण 3 की बात की, आपके पास क्या आ गया कि dr वेक्टर इक्वल टू डेल r अपॉन डेल u1, डेल r अपॉन डेल u1, डेल r अपॉन डेल u1। किसकी वैल्यू है ये? b1 वेक्टर की। तो आपके पास आ गया b1 वेक्टर, और क्या चल रहा है साथ में? du1। तो यहाँ आ गया मेरे पास du1 प्लस
डेल आर अपॉन डेल यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू टू किसकी वैल्यू है, B2 वेक्टर की। तो आपके पास आ गया कि B2 वेक्टर और साथ में क्या चल रहा है, DU2, तो यहां आ गया DU2 प्लस ये वैल्यू किसकी है, B3 वेक्टर की। तो आपके पास आ गया कि B3 वेक्टर और DU3। कोई दिक्कत है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 5। समझ में आ गया होगा सर। समीकरण 5 आधार सदिश के रूप में कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक। देखो यहां आके आधार सदिश के बारे में जो कुछ बेसिक सी बातें थी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो इसके आगे अपना एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम, दूसरा आधार सदिश के बाद में सेकंड नंबर पे मैं बोल रहा हूं भाई यहां अदिश गुणांक के बारे में। किसके बारे में बोल रहा हूं, अदिश गुणांक के बारे में। क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं हम। अदिश गुणांक का मतलब होता है कि जो आधार सदिश है उसी का परिमाण ले लें। मतलब क्या है अदिश गुणांक का, आधार सदिश का परिमाण। आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का परिमाण क्या कहलाएगा, अदिश गुणांक। तो आधार सदिश को देखो अदिश गुणांक को लिखते हैं हम h से, तो हमारे पास आ गया h बराबर आधार सदिश को लिखेंगे b से, तो b लिख दिया, परिमाण लेंगे तो शायद ऐसे लिख देंगे। तो आधार सदिश का परिमाण क्या कहलाता है, अदिश गुणांक कहलाता है। कोई दिक्कत है, समझ जाओगे यहां तक। आगे देखो भाई, जैसे ही मैंने यहाँ अदिश गुणांक का परिमाण को हम आधार सदिश का परिमाण अदिश गुणांक हो गया ऐसे लिख चुके हैं। एक छोटी सी बात और कि लांभिक वक्र रेखीय जो निर्देश तंत्र होता है उसमें एकांक सदिश को ई कैप से लिखते हैं। लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिश को किससे लिखेंगे, ई कैप से। कोई दिक्कत है यहां तक। देखो अब क्या कह रहा हूं मैं कि एकांक सदिश की परिभाषा से, एकांक सदिश की परिभाषा से जैसे ही आपने एकांक सदिश की परिभाषा लिखी तो शायद एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। कोई दिक्कत है, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। एकांक सदिश को किससे लिखेंगे, ई कैप से। तो ई कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मापांक बी वेक्टर। किसकी वैल्यू है भाई, मापांक बी वेक्टर तो h की वैल्यू है ना, तो h बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बी वेक्टर इक्वल टू ई कैप h आ जाएगा नहीं आ जाएगा, लिख सकते हैं और जो गुणा करा देंगे यहां तक। अब देखो आगे आता है, यहां आ जाएगा कि b1 वेक्टर इक्वल टू e1 कैप h1, b2 वेक्टर इक्वल टू e2 कैप h2 और b3 वेक्टर इक्वल टू e3 कैप h3। b1 b2 b3 तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो उसको बताओ इसी समीकरण से निकाले थे। इसको समीकरण दे देते हैं हम 5 हो गए, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत है, कितने समीकरण हो गए हमारे पास, 6। क्या मैं समीकरण 6 से b1 b2 b3 की वैल्यू बताओ समीकरण 5 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, रख सकते हैं। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने यहां कि समीकरण 5 से समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर, जैसे ही 5 में आपने मान रखा, देखो आपके पास क्या आ जाएगा कि डी आर वेक्टर इक्वल टू d1 की जगह क्या लिख देंगे, e1 कैप h1, e1 कैप h1 और बताओ साथ में क्या चल रहा है, du1। तो यहां आ जाएगा मेरे पास du1 प्लस b2 वेक्टर, देखो b2 वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, e2 कैप h2, तो e2 कैप h2 और क्या चल रहा है du2, तो du2 प्लस b3 वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, e3 कैप h3, e3 कैप h3 और du3। इस समीकरण को दे देते हैं हम समीकरण नंबर 7। कोई दिक्कत है भाई यहां तक, समझ जाओगे। और ये समीकरण जो 7 है वो अवकल रूप में है। कौन से रूप में है, अवकल रूप में, क्योंकि इसमें अवकल पद दे रखे हैं हमारे पास अवकलन वाले, तो अवकल रूप का समीकरण हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। आगे देखो भाई, समीकरण या हम ये कहते हैं
सामान्य रूप में लिखने पर, सामान्य रूप में लिखने पर, जैसे ही मैंने सामान्य रूप में लिखा इसको, तो यहां से ये डी वाले पद गायब हो जाएंगे। अपने पास क्या जाएगा कि आर वेक्टर इक्वल टू E1 कैप H1 U1, क्योंकि यहां का भी तो डी गायब हो जाएगा। तो अगला क्या आ गया, प्लस E2 कैप H2 U2 प्लस E3 कैप H3 U3, और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 भी लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के स्थिति सदिश के समीकरण को ही व्यक्त करता है। समीकरण 8 भी किसको बताएगा, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के स्थिति सदिश को। समझ में आ गया यहां तक। देखो इतना पढ़ने के बाद कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्तीय जो निर्देश तंत्र होता है, कौन सा निर्देश तंत्र भाई, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक h का मान 1 1 1 होता है, कि अदिश गुणांक जो h है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 1 1। देखो हम देखते हैं थोड़ा सा कि कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए स्थिति सदिश का फॉर्मूला बताओ। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। बताओ ये होता है नहीं होता कि एक आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो इस समीकरण को मैं इस तरीके से लिख दूं क्या कि आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप डॉट 1 एक्स प्लस जे कैप 1 वाई प्लस के कैप 1 जेड लिख सकते हैं। इसी का तो रूप है ये, मैंने अलग से कुछ नहीं लिखा है, इसको सिर्फ खोल के लिखा है। समझ में आ गया यहां तक। इसको दे देते हैं हम समीकरण 9। समझ जाओगे यहां तक। अब देखो समीकरण 8 और समीकरण 9 की तुलना करने पर, समीकरण 8 व समीकरण 9 की तुलना करने पर, जैसे ही समीकरण 8 और 9 की तुलना की आपने, आपके पास क्या आ गया, देखो E1 कैप E2 कैप E3 कैप। क्या आया भाई इन कैप की वैल्यू, यहाँ E1 यहाँ E2 यहाँ E3, तो यहाँ I यहाँ J और यहाँ K। तो ये तो आ गया I कैप J कैप K कैप के बराबर। आगे हमारे पास क्या चल रहा था, U1 U2 U3। तो बताओ U1 U2 U3, U1 U2 U3 X Y Z। तो बताओ ये क्या जाएंगे, X Y Z। समझ जाओगे यहां तक। और तीसरा H1 H2 H3 बराबर, अब बताओ यहाँ H1 H2 H3 यहाँ 1 1 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 1 1। अब बताओ यहां से अदिश गुणांक की वैल्यू 1 1 1 होती है या नहीं होती। प्रूव हो जाती है ये वैल्यू कि कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए अदिश गुणांक का मान 1 1 1 होता है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक। यहां तक हमारे दो टॉपिक, आधार सदिश और अदिश गुणांक, ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो अदिश गुणांक के बाद में तीसरा जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है शायद रेखीय अल्पांश। क्या होगा, रेखीय अल्पांश। समझ में आ गया। देखो रेखीय अल्पांश का मतलब, सबसे पहले तो इसको DL से लिखते हैं, ठीक है। देखो रेखीय अल्पांश को किससे लिखेंगे, DL से। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो स्थिति सदिश होता है उस स्थिति सदिश का परिमाण ही क्या कहलाएगा, रेखीय अल्पांश। या हम कहते हैं कि अल्पांश स्थिति सदिश का परिमाण ही रेखीय अल्पांश कहलाता है। यानी कि स्थिति सदिश का अगर आप परिमाण ले लेते हो तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय अल्पांश। मतलब कि DL की जो वैल्यू है वो मापांक ऑफ DR आता है। अगर हम स्थिति सदिश का परिमाण ले लें तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय अल्पांश। क्या मैं इसको समीकरण 10 दे दूं क्या,
कोई दिक्कत है? अब बताओ मापांक ऑफ डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखें हम इसको? देखो स्थिति सदिश का फॉर्मूला तो बताओ आपके पास ये आया था, या ये देख लो आप, ये है या नहीं है? कोई दिक्कत है यहां तक? या हम ये कह दें कि स्थिति सदिश का ही फॉर्मूला हमारे पास ये आया है, ठीक है। डी आर वेक्टर इक्वल टू E1 कैप H1 DU1, E2 कैप H2 DU2, E3 कैप H3 DU3। आपको पता होगा कि स्थिति सदिश, या हम कह दें कि एक सदिश राशि, उस सदिश राशि का परिमाण कैसे लिया जाता है। सदिश राशि के परिमाण के लिए जो राशि हमारे पास, जो सदिश दे रखा है, उस सदिश का अंडर रूट लगा के क्या करते हैं, स्क्वायर परिमाण निकालना आता होगा यहाँ से। तो ये आ गया अंडर रूट, अंडर रूट यहाँ देखो E1 कैप H1 DU1, तो मेरे पास आ गया भाई E1 कैप H1 DU1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसका स्क्वायर E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। कोई दिक्कत है? और इसका भी क्या जाएगा, स्क्वायर। समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो भाई मापांक जो अपने पास डी आर वेक्टर चल रहा है वो बराबर, यहाँ क्या वैल्यू आ गई, E1 कैप का स्क्वायर करोगे तो E1 कैप इंटू E1 कैप, मतलब E1 कैप का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। और आ गया H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस ऐसे ही E3 कैप 1 हो गया, तो H3 का स्क्वायर DU3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? कर सकते हो यहां तक? जहां तक मैंने क्या किया, सिर्फ अंडर रूट लगा के स्क्वायर मतलब कि परिमाण निकालने की कोशिश की है। देखो भाई आगे इसको मैं ये सोल्व कर रहा हूं यहां कि मापांक डी आर वेक्टर इक्वल टू, देखो या मैं जब इसकी वैल्यू आई है, ये आ चुका है, और मैं कह दिया कि U1 निर्देशांक के लिए, U1 निर्देशांक के लिए जैसे U1 की बात करोगे तो U2 और U3 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0, कि U1 के लिए U2 और U3 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो 0 जाएंगी। तो आपके पास क्या जाएगा कि मापांक डी आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट H1 का स्क्वायर DU1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। तो हमारे पास आ गया मापांक डी आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट H1 का स्क्वायर DU1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? H1 का स्क्वायर इंटू DU1 का स्क्वायर, स्क्वायर से बताओ अंडर रूट हट जाएगा क्या, तो आपके पास आ गया कि मापांक डी आर वेक्टर इक्वल टू H1 DU1। कोई दिक्कत है भाई? तो इसी प्रकार देखो हमारे पास क्या जाएगा, यहां से पहले की बात कर रहे हैं ये, तो पहले के लिए हमने ये पहले के लिए 1 ले लिया, तो हमारे पास आ गया कि इसलिए DL1 इक्वल टू H1 DU1। दूसरे के लिए लेना चाहें तो DL2 H2 DU2, क्योंकि दूसरे के लिए लोगे तो पहला और तीसरा 0 जाएगा, और अगर तीसरे के लिए लेना चाहें हम तो H3 और DU3। तीसरे के लिए बताओ पहला और दूसरा दोनों 0 जाएंगे, वही वैल्यू आ जाएगी। ये जो समीकरण है हमारे पास, यानी कि कितने नंबर का है ये, 11 नंबर का बोल देता हूं मैं, ये रेखीय अल्पांश को व्यक्त करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो अगर ये रेखीय अल्पांश को व्यक्त कर रहा है तो एक अगला टॉपिक, जैसे तीसरा पढ़ चुके हैं हम, चौथा टॉपिक देखो पृष्ठीय अल्पांश। चौथा क्या आ रहा है, पृष्ठीय अल्पांश। सबसे पहली बात, पृष्ठीय अल्पांश को प्रदर्शित किससे करते हैं? कई जगह इसको ds से लिखा हुआ मिलता है और कई जगह ये da से भी लिखा हुआ मिलता है। कोई दिक्कत है भाई? da से भी लिख देते हैं और da से भी लिख देते हैं।
अब काम क्या है इसका, एक दूसरी बात देखो, ये द्विविमा में निरूपित होता है। रेखीय और पृष्ठीय जो अल्पांश है उसको दो एक्सिस के अनुदिश हम पढ़ते हैं। कितने अक्षों के अनुदिश पढ़ते हैं? दो अक्षों के अनुदिश। तो उसको हम द्विविमा में निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो द्विविमा में निरूपित करते हैं, परिभाषा क्या होगी कि रेखीय अल्पांश, लंबाई अल्पांश व चौड़ाई अल्पांश दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? दोनों का गुणनफल कहलाता है पृष्ठीय अल्पांश। कि रेखीय अल्पांश के लिए या हम कहते हैं कि पृष्ठीय अल्पांश के लिए लंबाई अल्पांश और चौड़ाई अल्पांश की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है? पृष्ठीय अल्पांश। तो हमारे पास आ गया कि ds या फिर dA जो उसकी वैल्यू आएगी dl1 और dl2। तो बताओ यहां से कितना रहेगा कि dA इक्वल टू dl1 h1 इंटू du1 है, तो ये वैल्यू आ गई h1 इंटू du1 और dl2 की वैल्यू h2 इंटू du2, तो h2 du2। तो बताओ dA इक्वल टू h1 को h2 से कराया तो h1 h2 u1 को u2 से कराया तो कि du1 du2। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण दे देते हैं हम 12। समीकरण 12 जो है वो पृष्ठीय अल्पांश के समीकरण को व्यक्त करता है। रेखीय अल्पांश समझ में आया होगा तो शायद पृष्ठीय अल्पांश भी समझ में आया है, क्योंकि यहाँ एक लेंगे तो यहाँ कितने लेंगे? दो, लंबाई और चौड़ाई। और अब देखो 5वें नंबर पे हम पढ़ते हैं आयतन अल्पांश। पांचवें नंबर पे आ गया अपने पास आयतन अल्पांश। पहली बात, आयतन अल्पांश को प्रदर्शित किससे करेंगे? देखो आयतन अल्पांश को d से लिखते हैं। किससे लिखेंगे भाई? d से। समझ जाओगे यहां तक? दूसरी बात, द्विविमा में निरूपित कर रहे थे इसको, तो आयतन अल्पांश को त्रिविमा में निरूपित किया जाता है। किसमें निरूपित करेंगे? त्रिविमा में। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं, लंबाई अल्पांश चौड़ाई अल्पांश। तो यहां देखो कि लंबाई अल्पांश चौड़ाई अल्पांश, लंबाई अल्पांश चौड़ाई अल्पांश व ऊंचाई अल्पांश, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? आयतन अल्पांश। लंबाई अल्पांश चौड़ाई अल्पांश और ऊंचाई अल्पांश तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है? आयतन अल्पांश। तो इसलिए हमारे पास क्या जाएगा भाई कि d2 इक्वल टू dl1 dl2 और dl3। तो यहां आ गया कि d2 इक्वल टू dl1 की वैल्यू कितनी है? dl1 की वैल्यू यहां आई थी ना, ये देखो h1 du1, dl2 की वैल्यू h2 du2 और dl3 की वैल्यू h3 du3। तो बताओ यहां से कि d2 इक्वल टू h1 h2 h3, तो h1 h2 h3 u1 u2 u3, तो ये आ गया du1 du2 और du3। इसे हम बोलेंगे आयतन अल्पांश। समझ जाओगे? आयतन अल्पांश के बाद में छठे नंबर का देखो, ये आता है हमारे पास सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र क्या होता है भाई? सदिश क्षेत्र का मतलब देखो, कोई भी एक सदिश राशि है ए वेक्टर, क्या कह रहे हैं हम? सदिश राशि है ए वेक्टर। समझ में आ गया? इसका जो u1 अक्ष है, u1 के अनुदिश इसका घटक है a1, u2 के अनुदिश इसका घटक है a2
और U3 के अनुदिश इसका घटक कितना आ गया A3। कोई सदिश A है, उसका U1 अक्ष के अनुदिश घटक A1, U2 अक्ष के अनुदिश घटक A2 और U3 अक्ष के अनुदिश घटक कितना आ गया भाई A3। समझ जाओगे यहां तक। जैसे ही इसको हमने यहां लिखा, इसलिए उस सदिश क्षेत्र को या उस सदिश राशि को ऐसे लिखेंगे कि A वेक्टर इक्वल टू E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3, और ये जो है सदिश क्षेत्र कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे फिर सदिश क्षेत्र। कि कोई सदिश राशि है, उस सदिश राशि के हमारे को घटक इस तरीके से दे रखे हैं कि U1 के अनुदिश A1, U2 के अनुदिश A2 और U3 के अनुदिश A3, तो उसको हम इस तरीके से लिखें। तो ये समीकरण नंबर 12 था, ये समीकरण 13 नंबर पे आ गया, ये समीकरण नंबर 14 के लिए आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। और एक लास्ट टॉपिक 7वें नंबर पे बोल देता हूं मैं, अवकलज संकारक। अवकलज संकारक, देखो इस अवकलज संकारक का मतलब हो गया कि जो अल्पांश वगैरह हमारे पास दे रखे हैं उनका एक बार अवकलन करना। कितनी बार अवकलन करना? एक बार अवकलन करना। और वो ऐसे होगा कि डेल वेक्टर इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन में डेल U1 प्लस E2 कैप H2 और डेल अपॉन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन में डेल U3। तो ऐसा जो समीकरण होगा उसे हम अवकलज संकारक बोलेंगे, जो कि इक्वेशन नंबर 15 होती है। समझ जाओगे भाई यहां तक। देखो जितनी भी मेरे हिसाब से जो भी इंपोर्टेंट सी परिभाषाएं थी मैंने उनको अच्छे समझा दिया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी, मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ कुछ भाषा मैंने थोड़ी स्पीड में लेने की कोशिश की है ताकि क्लास थोड़ी छोटी हो। बाकी इसमें ऐसा कोई खास नहीं था, मैंने हर बात को 2-2 बार 3-3 बार समझाया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो रिपीट करके देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है आप मेरे को वापस से अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। 9057159820, जो कि मैं हर वीडियो में अपने नंबर है, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।